गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे मुद्रास्फीति का, तो कल हमने अध्ययन किया था कि मुद्रास्फीति क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे अवरोध गति मुद्रास्फीति का, जिसे स्टैगफ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि 1970 के पश्चात संसार के विकसित देशों में एक नई प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि एक और तो इन देशों में क्या हो रहा था, मांग कम होने के कारण उत्पादन कम हो रहा था और बेरोजगारी बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा था, कीमतों में तेजी से वृद्धि भी हो रही थी। तो सामान्यतः मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, एक और तो कीमतें बढ़ती है और दूसरी ओर उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होती है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। लेकिन ये जो नई स्थिति थी, इसमें क्या हो रहा था, एक ओर तो कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी ओर उत्पादन और रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति जिसमें कीमतें बढ़ रही हो लेकिन मांग कम हो और बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, तो इस प्रकार की स्थिति को गतिरोध स्फीति कहा जाता है। मीन्स ये स्टैगफ्लेशन की अवस्था होती है। अब इसके कारण कौन कौन से हैं, अवरोध गति मुद्रास्फीति के कारण, जैसे श्रम की प्रतिबंधित पूर्ति। श्रम की पूर्ति कई कारणों से कम या फिर रुक जाती है, जैसे मजदूर संघों के दबाव में, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि, कानूनी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा उपाय और ऊंची कर दरें। ये सभी तत्व क्या है, मजदूरों के कार्य प्रयास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, वस्तुओं पर लगने वाले ऊंचे कर लागत और कीमत दोनों को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और उत्पादन और रोजगार के स्तर में कमी का कारण भी बनते हैं। आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, आवश्यक कच्चे माल जैसे खनिज तेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में वृद्धि घरेलू वस्तुओं की लागतों और कीमतों में वृद्धि लाती है और इस प्रकार से उत्पादन को कम भी कर देती हैं। मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में क्या होता है, वृद्धि होती है। लेकिन मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि कीमतों के कारण नहीं होती, बल्कि किसके कारण होती है, कीमत वृद्धि की प्रत्याशाओं में परिवर्तन के कारण होती है। इसीलिए जो श्रमिक वर्ग है वो पुरानी वास्तविक मजदूरी के उसी स्तर को वापस आने का प्रयास करता है जो मांग में स्फीति विस्तार के फलस्वरूप हुआ है। अब इस प्रकार की स्फीति को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। मुद्रास्फीति विरोधी आय नीति, आय नीति जो सरकार अपना सकती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सामान्य कीमत स्तर और मौद्रिक आय के स्तर को रोकना या धीमा करना, और इसका उद्देश्य कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों तथा लोगों के कुछ समूहों की आय को प्रभावित करना नहीं है। यदि कीमतों और मजदूरी को नियंत्रित करने में आय नीति सफल हो जाती है, तो इससे क्या होगा, न केवल चालू कीमतों को रोका जाएगा बल्कि मुद्रास्फीति में अनुमानित वृद्धि दर को भी कम किया जा सकेगा। विभिन्न उद्योगों की कीमतों में समन्वय, उत्पादकता वृद्धि के साथ साथ विभिन्न उद्योगों की कीमतों को भी बढ़ाना या कम करना या फिर स्थिर रखना होगा, क्योंकि जिन उद्योगों में उत्पादकता वृद्धि दर राष्ट्रीय मजदूरी से अधिक है वहाँ कीमतें कम करनी होगी, और जिन उद्योगों में उत्पादकता वृद्धि राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर से कम है वहाँ कीमतों में वृद्धि करनी होगी, और जिन उद्योगों में उत्पादकता वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर के बराबर है वहाँ कीमतों को क्या होगा, स्थिर रखना होगा। सीमांत कर दरों में कमी, जैसे पूर्ति पक्ष वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि सीमांत कर की ऊंची दरें श्रम की पूर्ति, बचत और निवेश में क्या करती है, कमी लाती है। इसीलिए कुल पूर्ति वक्र ऊपर की ओर सरक जाता है, और यदि ऐसा होता है तब अवरोध मुद्रास्फीति को सीमांत कर दरों को कम करके रोका जा सकता है। जनशक्ति नीतियाँ, जैसे रोजगार अवसरों
तथा रिक्त स्थानों के बारे में सूचना एकत्रित करने का समय एवं लागतों को न्यूनतम करके श्रम बाजार में संघर्ष को घटाया जा सकता है। उन अवरोधों को दूर करना जिनके कारण किसी व्यवसाय में प्रवेश कम या सीमित होता है, अथवा मजदूरी की ऊंची दर कृत्रिम रूप से बनाए रखना। श्रम की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए उचित जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए और रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि श्रम मांग की संरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार से ये थे स्टैगफ्लेशन को रोकने के उपाय। नेक्स्ट है फिलिप्स कर्व। जैसा कि हाल ही के वर्षों में A.M. फिलिप्स ने मुद्रास्फीति का एक अनुभवजन्य सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम फिलिप्स वक्र परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। फिलिप्स वक्र क्या है? ये एक तकनीक है जिसके द्वारा परिकल्पना मजदूरी कीमत रोजगार संबंध को व्यक्त किया जाता है। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे इस रेखा चित्र में x अक्षांश पर बेरोजगारी की दर है तथा y अक्षांश पर मौद्रिक मजदूरी के परिवर्तन की वार्षिक दर को मापा गया है। तो फिलिप्स वक्र क्या होता है? दो तत्वों मीन्स बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी मीन्स कीमतों में परिवर्तन की वार्षिक दर, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध को बताता है फिलिप्स कर्व। मीन्स बेरोजगारी की दर में वृद्धि होने से क्या होगा? मजदूरी वृद्धि की दर में कमी आती है और बेरोजगारी की दर में कमी होने से मजदूरी वृद्धि की दर में वृद्धि होती है। मीन्स इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो जब बेरोजगारी काफ़ी निम्न स्तर पर होती है तब सामान्य आधिक्य मांग उत्पन्न हो जाती है जिससे मांग प्रेरित मजदूरी उदय हो जाती है, इसीलिए मजदूरी दर बढ़ जाती है। लेकिन जब बेरोजगारी बढ़ती है तब मजदूर संघों की मांग धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है जबकि मालिकों का प्रतिरोध मजबूत होता जाता है। इससे मजदूरी दर की वृद्धि में गिरने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो सैमुअल्सन ने फिलिप्स वक्र को एक वाक्य के रूप में इसको एक्सप्लेनेशन की है कि काम या नौकरी बाजार जितना नरम होता है मजदूरी दबाव उतना ही कमज़ोर होता है। तो इस प्रकार से यदि हम मुद्रास्फीति की कम दर चाहते हैं तो हमें क्या होगा? बेरोजगारी की ऊंची दर सहन करने के लिए तैयार रहना होगा, और यदि हम बेरोजगारी की नीची दर चाहते हैं तो हमें मुद्रास्फीति की ऊंची दर को सहन करने के लिए तैयार रहना होगा। तो इस प्रकार से अल्पकालीन फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व, जैसा कि इसे भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व को भी इसमें दीर्घकालीन व्यवहार के लिए उन्होंने मिल्टन फ्रीडमैन ने और E.S. फिलिप्स ने बेरोजगारी की स्वाभाविक दर की धारणा का समावेश किया। ये क्या होती है? ये एक वास्तविक मजदूरी के तदनुरूप बेरोजगारी की दर को व्यक्त करती है जिसकी प्रवृत्ति श्रम बाजार से मुक्त होने की होती है। मीन्स बेरोजगारी की सामान्य दर वह दर है जिसमें वे सभी शक्तियाँ या तत्व संतुलन में होते हैं जो मुद्रास्फीति तथा मजदूरी में वृद्धि या कमी लाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? मुद्रास्फीति संतुलन में है, मीन्स न तो ये बढ़ती है और न ही घटती है। तो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के पूर्ण प्रयोग के बिंदु पर यह रोजगार के अधिकतम स्तर का संकेत देती है और बेरोजगारी की स्वाभाविक दर पर वास्तविक मुद्रास्फीति और अनुमानित मुद्रास्फीति एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अस्वाभाविक दर से नीचे बेरोजगारी में अगर गिरावट होती है और जो बढ़ती प्रभावपूर्ण मांग से प्रेरित होती है, क्योंकि बढ़ती कीमतें वास्तविक मजदूरी को कम कर देती हैं और जैसे ही मजदूरों को ये बात महसूस होती है तो वे ऊंची से ऊंची मजदूरी के लिए सौदेबाजी करने लगेंगे। तो इस प्रकार बेरोजगारी फिर से अपनी स्वाभाविक दर पर वापस आ जाएंगी। तो इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र y एक्सिस के समानांतर एक सीधी रेखा जो N1 है और जो OX अक्ष को बेरोजगारी की स्वाभाविक दर पर
काटेगी। मीन्स एम बिंदु द्वारा इसको प्रकट किया गया है। तो दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र यह व्यक्त करता है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में कोई भी परस्पर चुनाव प्रक्रिया की संभावना नहीं होती है। थैंक यू।